सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। लूसेंट का पार्ट 2 की वीडियो अपलोड हो रही है आधुनिक इतिहास की ऑडियो सीरीज़ है। पहली अगर सीरीज़ नहीं सुने तो वो चैनल पे पढ़िए, उसको सुन लें। इस प्रकार की ऑडियो सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। चैनल पे पहले विजिट किए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ऑडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे कन्फ्यूजन, साथ ही साथ जो लूसेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 बार यदि ऑडियो सुन लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त को ज़ाया किए। तो इसके पहले की वीडियो में आपने बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य में बंगाल के नवाब के बारे में भी जाना था, जिसमें मुबारक उद्दौला जो 1770 से 1775 का कालखंड उसका था। आज की वीडियो से शुरू होगा अंग्रेजों के मैसूर से संबंध क्या थे। 1761 में ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 के पीरियड में होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790-92 के पीरियड में, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, जब गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वेलेस्ली था। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 के पीरियड में कॉर्नवालिस गवर्नर जब था, तो इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की जो मृत्यु होती है वो श्रीरंगपट्टनम की जो आखिरी युद्ध यानी कि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के समय होता है, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती है। 1760 में वांडीवासा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। कुछ महत्वपूर्ण संधियों को जानते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि हुई थी, 1769 में समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में समाप्त हुआ मंगलौर की संधि के साथ। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्री गुरु नानक जो कि प्रथम गुरु इनको जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 का कालखंड था। सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लाहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 तक थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1574 से 81 के कालखंड में सिख के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 सिखों के 5वें गुरु। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणापद प्रार्थनाएं और गीत संकलित। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 का कालखंड। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की गई थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 61 का कालखंड है। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिए। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 का कालखंड इनका है। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 का कालखंड था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 का कालखंड इनका है। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था।
गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब तथा एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिंह का संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 में पंच जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास, इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद की मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहुलवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत को मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के कालखंड में था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि में लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलनियावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 का कालखंड था। फिर पुनः 1765 से 67 का कालखंड रॉबर्ट क्लाइव का, जो कि बंगाल का गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69 का कालखंड, कार्टियर 1769 से 1772, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 का कालखंड है। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्यभार की देखभाल करता था।
कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निज़ाम, मुख्य काजी मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जाति कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाए, जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तक कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मिर्जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटुलास के नाम से हुआ। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृति विद्यालय की स्थापना की। विलियम विल्किंसन ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक अंग्रेजी में अनुवाद किया। नोट: 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इससे मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए नेक्स्ट की वीडियो जो कंटिन्यू रहेगी, तो टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट की वीडियो के साथ मिलते हैं लूसेंट के आधुनिक इतिहास के।